गुड मॉर्निंग गाइस, मैं पोखरराम बामणिया आप सबका पुनः इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं पुष्पक्रम इन्फ्लोरेसेंस के बारे में। पुष्पक्रम का मतलब है तना, जो तने का मुख्य अक्ष होता है उसके ऊपर पुष्पों के लगने का जो क्रम है, पुष्पों की जो व्यवस्था होती है उसको पुष्पक्रम कहा जाता है। तो जो तना है या जो मुख्य अक्ष है उसके ऊपर पुष्पों का विन्यास किस तरह का है और उसका वितरण है वो किस प्रकार है, इसको पुष्पक्रम कहा जाता है। देखिए, हम पुष्प की यदि बात करते हैं तो पुष्प जब बीज के अंदर जो प्रांकुर होता है, प्रांकुर से परलोह का निर्माण होता है, परलोह से तने का निर्माण होता है, तो जो परलोह होता है वो ही पुष्प का निर्माण करता है। या हम ये कह सकते हैं कि जो पुष्प है वो एक तरह का रूपांतरित परलोह ही होता है। पुष्प के बारे में भी हम बात करेंगे। उससे पहले पुष्पक्रम की बात करते हैं। मुख्य अक्ष के ऊपर पुष्प किस प्रकार लगते हैं, उनका विन्यास कैसा है, उनकी व्यवस्था कैसी है, उस हिसाब से या उस क्रम की बात करते हैं। तो पुष्पक्रम दो प्रकार का हो जाएगा। कितने प्रकार का हो जाएगा? दो प्रकार का हो जाएगा, असीमाक्षी और ससीमाक्षी। असीमाक्षी और ससीमाक्षी। देखिए दोनों में क्या अंतर है, तुलनात्मक अध्ययन हो जाएगा। ससीमाक्षी की बात करते हैं। ससीमाक्षी का मतलब पुष्प है वो जो मुख्य अक्ष है उसके शीर्ष पर लग जाएगा। जैसे ये मुख्य अक्ष है, इसका जो शीर्ष भाग है उसके ऊपर लग जाएगा पुष्प। तो पुष्प है वो अक्ष के शीर्ष भाग पर लगेगा। जब पुष्प है वो इसके शीर्ष भाग पर लगेगा तो ये जो मुख्य अक्ष है इसकी जो लंबाई है वो सीमित रह जाएगी, क्योंकि लास्ट वाले भाग पर पुष्प लग जाएगा तो उसकी मुख्य अक्ष है या तने की लंबाई सीमित रह जाती है या उसकी वृद्धि है वो कम होती है। तो आगे वाले भाग के पुष्प लग गए तो जो नए पुष्प लगेंगे, नए पुष्प है वो आधार भाग पर लगते हैं। मतलब आगे नया जो पुष्प लग गया उसके बाद जो नया पुष्प होगा वो नीचे लगेगा, मतलब आधार क्यों लगेगा। इस तरह से जो पुष्पों का लगने का क्रम होता है उसको हम कहते हैं तलाभिसारी क्रम। क्योंकि नया पुष्प है वो शीर्ष भाग पर लग गया, उसके बाद जो भी पुष्प लगेंगे वो आधार भाग पर लगेंगे, इसको तलाभिसारी क्रम कहा जाएगा। अभी हमने जो बात की इसका उल्टा इसमें आ जाएगा असीमाक्षी पुष्पक्रम के अंदर। असीमाक्षी में क्या होगा? देखिए पुष्प है वो पार्श्व भाग में लगते हैं। पुष्प पार्श्व भाग, न कि ऊपर वाले भाग पर, पार्श्व भाग में लगते जाएंगे। पहले यहाँ लगा फिर ऊपर लगेगा, इस तरह से। अब ऊपर पुष्प नहीं लगा है, पार्श्व में लगा है, तो ये तना वृद्धि करता रहेगा। ये जो मुख्य अक्ष है वो असीमित रूप से वृद्धि करता रहेगा। तो पुष्प पार्श्व भाग में लगते हैं। जब ये पुष्प है वो पार्श्व भाग में लगते हैं तो तने की है वो वृद्धि होती है, क्योंकि तने में कोई रुकावट नहीं है। मान लो एक आगे पुष्प लग जाए तो वो पुष्प इस तने की वृद्धि को अवरोधित करेगा, लेकिन अब यहाँ पर शीर्ष भाग पर कोई पुष्प नहीं लगा है तो उस तने की है वो वृद्धि होती है। इसके अलावा जो नए पुष्प होते हैं वो आगे लगेंगे। जैसे मान लो यहाँ पर एक पुष्प, ये मुख्य अक्ष है, यहाँ पर एक पुष्प लग गया तो नेक्स्ट नया जो पुष्प होगा लगेगा ऊपर लगेगा, मतलब शीर्ष भाग पर नहीं लगेगा, लेकिन जो पहले पुष्प लगा है उससे थोड़ा ऊपर लगेगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं नया पुष्प अग्र भाग पर लगेगा। अब इस तरह से पुष्प है वो आगे, जैसे जैसे तना ऊंचाई में वृद्धि करेगा वैसे वैसे पुष्प आगे की ओर लगते जाएंगे, इसको अग्राभिसारी क्रम कहा जाता है। तो इस तरह से मुख्य अक्ष के ऊपर जो पुष्प होते हैं उनके जो लगने की व्यवस्था या लगने का जो क्रम होता है उसको पुष्पक्रम कहा जाता है। दो प्रकार का होता है, ससीमाक्षी और असीमाक्षी। असीमाक्षी में क्या होगा? जो मुख्य अक्ष है वो असीमित वृद्धि करता रहेगा। ससीमाक्षी में क्या होगा? वृद्धि सीमित होगी, वृद्धि सीमित हो जाएगी। अब वृद्धि सीमित कब होगी? जब पुष्प उसके शीर्ष भाग पर लग जाएगा। पुष्प जब शीर्ष भाग पर लग जाएगा तो वृद्धि सीमित हो जाएगी, इसलिए इसको ससीमाक्षी कहा जाता है। असीमाक्षी में पुष्प शीर्ष भाग पर नहीं लगेगा, पार्श्व भाग पर लगेगा, इसलिए इस मुख्य अक्ष की लंबाई है वो असीमित रूप से बढ़ती रहती है या उसमें वृद्धि होती रहती है। अब इसमें शीर्ष भाग पर पुष्प लग जाएगा ससीमाक्षी में, तो जो नए पुष्प बनेंगे वो नीचे क्यों लगेंगे, तल क्यों लगेंगे, आधार क्यों लगेंगे, इसलिए इसको तलाभिसारी क्रम कहा जाता है। इसमें जो नए पुष्प होंगे तने की लंबाई में वृद्धि होगी तो पुष्प आगे वाले भाग में लगेंगे, इसलिए इसको अग्राभिसारी क्रम कहा जाता है। तो इस तरह से पुष्प क्रम दो प्रकार का हो जाएगा। नेक्स्ट में बात करते हैं पुष्प की संरचना। अब पुष्प की यदि हम संरचना की बात करते हैं तो देखिए इस तरह का पुष्प होता है। एक जो ये शाखा है, शाखा से पुष्प जुड़ा हुआ होता है। पुष्प एक वृंत के द्वारा शाखा से जुड़ा हुआ होता है, इसको पुष्प वृंत कहा जाता है। पुष्प वृंत से आगे वाला भाग थोड़ा ये फूला हुआ भाग है, इसको पुष्पासन कहा जाता है। इसके बाद में जो भाग आते हैं वो पुष्प के भाग आ जाते हैं। पुष्प के अंदर सबसे बाहर की ओर बाह्य दल पाया जाता है।
उसके अंदर है वो दल पाया जाता है, और उसके बाद में पुंकेसर और स्त्री केसर पाए जाते हैं। पुंकेसर जो है वो नर भाग होते हैं और स्त्री केसर है वो मादा भाग होते हैं। इस तरह से एक पुष्प की बात करते हैं तो उसमें 4 भाग पाए जाते हैं, या 4 प्रकार के जो भाग है वो पुष्प के अंदर पाए जाते हैं। पुष्प के भागों के बारे में बात करते हैं तो एक पुष्प के जो भाग है, हालांकि 4 भाग होते हैं लेकिन हम उसको 2 भागों में बांट कर पढ़ते हैं। ये पुष्प है, पुष्प के जितने भी भाग हैं इनको हम 2 भागों में बांट कर पढ़ते हैं। एक तो है सहायक भाग, सहायक भाग, दूसरे है जो भाग उसको हम कहते हैं जनन भाग, या इसको आवश्यक भाग कहा जाता है। इस तरह से पुष्प के जो भाग है इसको हम 2 भागों में बांट सकते हैं, सहायक भाग और जनन या आवश्यक भाग। अब ये सहायक भाग नाम से स्पष्ट है, तो ये क्या करेंगे, पुष्प में सहायता करने का कार्य करेंगे। तो देखिए ये पुष्प की क्या करते हैं, सुरक्षा का कार्य करते हैं, और दूसरा ये परागण का कार्य करेंगे, और जनन भाग है ये जनन का कार्य करेंगे। इसका कार्य करेंगे, जनन का कार्य करेंगे। जनन का जब कार्य करेंगे तो इसमें विभिन्न प्रकार के युग्मकों का निर्माण होगा, नर युग्मक बनेंगे, मादा युग्मक बनेंगे, और फिर उनका क्या होगा, निषेचन आगे वाली सभी प्रोसेस उसके अंदर होती है। तो जो सहायक भाग है ये 2 प्रकार के होते हैं, इसको हम कहते हैं बाह्य दल और दल। बाह्य दल है वो बाहर की ओर होते हैं, बाहर की ओर बाह्य दल पाए जाते हैं, और ये है वो अंदर की ओर पाए जाते हैं। बाह्य दल और दल, बाह्य दल एक पुष्प के अंदर जितने भी बाह्य दल होते हैं, जैसे मान 4 5 6 7 8 जितने भी होते हैं, सबको मिलाकर इनका जो समूह होता है, इनके समूह को, बाह्य दल के समूह को बाह्य दल पुंज कहा जाता है, बाह्य दल पुंज कहा जाता है। और जो दल का समूह होता है इसको क्या कहते हैं, दल पुंज। तो इस तरह से बाह्य दल का जो समूह है, एक पुष्प में पाए जाने वाले जितने बाह्य दल होते हैं इनके समूह को बाह्य दल पुंज कहा जाता है, और जो दल का समूह होता है इसको दल पुंज कहा जाता है। ये सभी मिलकर इस पुष्प की क्या करेंगे, सुरक्षा करने का कार्य करते हैं। इसके अलावा परागण में ये सहायता करते हैं। कुल मिलाकर एक पुष्प का जो मुख्य कार्य है जनन कार्य करना, जनन करना। तो उस जनन से रिलेटेड जितनी भी सहायक क्रियाएं होती हैं उनमें सहायता करने का कार्य बाह्य दल और दल इनके द्वारा किया जाता है। जनन भाग की बात करते हैं तो जनन भाग 2 प्रकार के होते हैं, एक जिसको हम कहते हैं नर भाग, दूसरा कौन सा होगा, मादा भाग। तो ये नर भाग है और ये मादा भाग है। पादपों के अंदर जो नर भाग होता है इसको पुंकेसर कहा जाता है, नर भाग को पुंकेसर कहते हैं, और जो मादा भाग होता है इसको क्या कहते हैं, स्त्री केसर कहा जाता है। तो पुंकेसर और स्त्री केसर। एक पुष्प के अंदर जितने भी स्त्री केसर, अब स्त्री केसर की संख्या एक से ज्यादा हो सकती है, जितने भी स्त्री केसर होते हैं इन सबको मिलाकर हम कहते हैं जायांग। सभी स्त्री केसर को मिलाकर जायांग कहा जाता है, और एक पुष्प के अंदर जितने भी पुंकेसर होते हैं इन सबको मिलाकर हम क्या कहते हैं, पुमंग कहते हैं। या हम ये कह सकते हैं कि जो नर भाग जो पुमंग होता है, पुमंग की जो इकाई होती है वो क्या होती है, पुंकेसर होती है। इसी तरह से मादा की बात करते हैं तो एक पुष्प के अंदर जो मादा भाग है वो जायांग होता है, जायांग की जो इकाई होती है उसको स्त्री केसर कहा जाता है। अब ये जो पुंकेसर है इसके द्वारा किसका निर्माण होगा, नर युग्मक का निर्माण होगा, और जो मादा भाग है स्त्री केसर इसके द्वारा किसका निर्माण होगा, मादा युग्मक का निर्माण होगा। तो इस तरह से ये मादा युग्मक का निर्माण करेगा और ये नर युग्मक का निर्माण करेगा। पादपों के अंदर जो नर युग्मक होता है उसको परागकण कहा जाता है, और जो मादा युग्मक होता है इसको अंड कोशिका कहा जाता है। तो इस तरह से इनमें युग्मकों का निर्माण होता है। इस प्रकार एक पुष्प के जो 2 भाग के बारे में हमने बात की, सहायक भाग और आवश्यक भाग या जनन भाग। एक पुष्प का जो मुख्य कार्य होता है, इसका पुष्प का जो मुख्य कार्य है वो होता है जनन करना।
जनन का कार्य पुष्प के द्वारा किया जाता है। तो जो सहायक भाग है वो क्या करेंगे, जनन में सहायता करेंगे। अब जनन के लिए परागण में सहायता करेंगे और जो भी नर युग्मक मादा युग्मक बनेंगे उनकी सुरक्षा का कार्य भी ये करते हैं। इस तरह से उसके अंदर जो पुंकेसर है, जो स्त्री केसर है, इन जो मादा भाग, नर भाग, ये जो जनन अंग है, इनकी सुरक्षा का कार्य भी ये जो सहायक भाग है इनके द्वारा किया जाता है। और ये दो प्रकार के होते हैं, बाह्य दल और दल। ये जो बाह्य दल एक पुष्प में जितने होते हैं सभी को मिलाकर हम बाह्य दल पुंज कहते हैं, और सभी जो दल होते हैं उनको मिलाकर दल पुंज कहा जाता है। सबसे बाहर बाह्य दल होता है, उससे अंदर दल होता है। अब यदि हम बाहर से अंदर की ओर बात करें तो सबसे बाहर कौन होंगे, बाह्य दल, उसके बाद में कौन होंगे, दल, उसके बाद में कौन होंगे, पुंकेसर, और सबसे अंदर कौन होंगे, स्त्री केसर। इस तरह से ये बाहर से अंदर की ओर पाए जाने वाले जो अंग होते हैं उनका एक क्रम होता है। तो आपको क्रम से भी याद रखना है, सबसे बाहर कौन से हैं, बाह्य दल, उससे अंदर कौन से हैं, दल, उसके अंदर कौन से हैं, पुंकेसर या पुमंग, और सबसे अंदर कौन से हैं, जायंग या स्त्री केसर। या एक पुष्प का जो भाग होता है उसके केंद्र के अंदर मादा जनन भाग पाया जाता है। जो नर जनन भाग है और मादा जनन भाग है इनकी संरचना पहले बात करते हैं। पुंकेसर, पुंकेसर देखिए जो पौधा है, पौधे के जो पुष्प है, पुष्प के अंदर जो नर जनन भाग होता है उसको हम पुंकेसर कहते हैं। एक पुष्प के अंदर जितने भी पुंकेसर होते हैं इन सबको मिलाकर हम क्या कहते हैं, पुमंग कहते हैं। सबको मिलाकर हम कहेंगे पुमंग। और ये पौधे के अंदर क्या होता है, नर भाग होता है, और इसके द्वारा नर युग्मक का निर्माण किया जाता है। और नर युग्मक को हम क्या कहते हैं, परागकण या पोलन ग्रेन कहा जाता है। तो देखिए एक पुंकेसर की यदि हम बात करते हैं तो एक पुंकेसर इस तरह का होता है। इसके तीन भाग होते हैं पुंकेसर के। सबसे ऊपर का जो ये भाग है जो द्विपालीवत होता है इसको परागकोश कहा जाता है। सबसे ऊपर का भाग जो द्विपालीवत होता है परागकोश कहलाता है। नीचे ये तंतुनुमा जो भाग है इसको पुतंतु कहा जाता है। परागकोश पुतंतु से एक ऊतक के द्वारा जुड़ा हुआ होता है, इसको योजी कहा जाता है या संयोजी कहा जाता है। अंग्रेजी में इसको कनेक्टिव टिश्यू कहा जाता है। तो इस तरह से जो पुंकेसर है इसके तीन भाग हो जाएंगे, पुतंतु, योजी और परागकोश। अब ये जो पुतंतु है, ये पुतंतु जो परागकोश है, परागकोश को किससे जोड़ेगा, परागकोश को पुष्प से जोड़ता है, पुष्प से जोड़ता है। जो पुतंतु है वो परागकोश को पुष्प से जोड़ता है। और ये जो संरचना होती है ये तंतुनुमा संरचना होती है। एक तंतुनुमा संरचना होती है जो परागकोश को पुष्प से जोड़ने का कार्य करती है। जो ये योजी है, अब ये योजी क्या करेगी, ये जो परागकोश है, परागकोश और पुतंतु इनको जोड़ने का कार्य करेगी। पुतंतु को जोड़ना ये कार्य किसका रहेगा, योजी का रहेगा या कनेक्टिव टिश्यू का रहेगा। अब इसमें इंपॉर्टेंट जो संरचना होती है वो होती है परागकोश। इंपॉर्टेंट संरचना कौन सी है, परागकोश, जिसको पोलन सैक कहा जाता है। जो परागकोश है इसी के अंदर परागकणों का निर्माण होता है, या हम कह सकते हैं नर युग्मक का निर्माण होता है। नर युग्मक या परागकणों का निर्माण कहां पर होगा, परागकोश के अंदर होता है। सामान्यतः जो परागकोश होता है वह द्विपालीवत होता है। कैसा होता है, द्विपालीवत होता है। एक पाली के अंदर दो कोष्ठ पाए जाते हैं। एक पाली में कितने कोष्ठ होते हैं, दो कोष्ठ पाए जाते हैं। अब एक पाली में दो कोष्ठ पाए जाते हैं, इसका मतलब जो परागकोश होता है इसमें कितने कोष्ठ पाए जाते हैं,
4 कोष्ठ पाए जाते हैं। एक पराग कोष के अंदर कितने कोष्ठ पाए जाते हैं? 4 कोष्ठ पाए जाते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जो पराग कोष होता है वो 2 पालीवत होता है और 4 कोष्ठी होता है। 4 कोष्ठ पाए जाते हैं या 4 चैम्बर पाए जाते हैं। क्योंकि जो पराग कण है, इस पराग कण को लघु बीजाणु भी कहा जाता है। आकार में छोटा होता है इसलिए इसको लघु बीजाणु भी कहा जाता है। आकार में छोटे का मतलब क्या है? यहाँ पर नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों बनेंगे। मादा युग्मक बड़ा होता है, नर युग्मक छोटा होता है, इसलिए इसको लघु बीजाणु भी कहते हैं। लघु बीजाणु को अंग्रेजी में माइक्रोस्पोर कहा जाता है। अब लघु बीजाणु का निर्माण पराग कोष के अंदर होता है, इसलिए जो पराग कोष है इसको लघु बीजाणु धानी कहा जाता है। क्या कहेंगे? लघु बीजाणु धानी। लघु बीजाणु धानी किसको कहेंगे? पराग कोष को कहा जाता है। पराग कोष को लघु बीजाणु धानी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके अंदर लघु बीजाणु का निर्माण होता है। अब लघु बीजाणु धानी के अंदर जो लघु बीजाणु का निर्माण होगा, इस प्रोसेस को लघु बीजाणु जनन कहते हैं। इसके अंदर जो भी कोशिकाएं होती है इनमें अर्धसूत्री विभाजन होगा। जब युग्मकों का निर्माण होता है तो हमेशा अर्धसूत्री विभाजन होता है। तो अर्धसूत्री विभाजन के बाद में यहाँ पर नर युग्मक का निर्माण होगा, जिसको हम लघु बीजाणु या परागकण कहते हैं। तो लघु बीजाणु के निर्माण की क्रिया लघु बीजाणु जनन कहलाती है। ये हम उस जनन वाले पार्ट के अंदर पढ़ेंगे। एक हम ये लिख लेंगे, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? लघु बीजाणु जनन। लघु बीजाणु धानी के अंदर अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा नर युग्मक या परागकण या लघु बीजाणु के निर्माण की क्रिया लघु बीजाणु जनन कहलाती है। अब ये जनन वाला जितना भी मैटर है ये आप उच्च क्लास मतलब 12th क्लास के अंदर जनन वाले चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। तो फिलहाल आपको नर युग्मक के बारे में इतनी जानकारी आपके पास होनी चाहिए कि ये पुंकेसर है, ये पुंकेसर की संरचना है और ये चीजें भी संरचना के अंदर ही शामिल है। ऐसे पुंकेसर जो जनन करने में असमर्थ होते हैं या जो युग्मकों का निर्माण नहीं कर सकते हैं, ऐसे पुंकेसरों को बंदे पुंकेसर या स्टेमिनोइड कहा जाता है। नहीं जनन कर सकने वाले या जो नर युग्मों का निर्माण नहीं कर सकते, ऐसे जो पुंकेसर होते हैं इनको स्टेमिनोइड या बंदे पुंकेसर कहा जाता है। अब ये जो पुंकेसर होते हैं ये बाह्य दल, दल, परिदल इनसे जुड़े हुए हो सकते हैं। तो यदि ये दल से जुड़े हुए हों तो उनको दल लग्न पुंकेसर कहा जाता है। उदाहरण के लिए क्या है? बैंगन। तो बैंगन में क्या होगा? जो पुंकेसर होते हैं वो दल से जुड़े हुए होते हैं, दल से चिपके हुए होते हैं, इसलिए इसको दल लग्न कहा जाता है। और यदि हम प्याज की बात करते हैं तो प्याज में ये जो पुंकेसर होते हैं ये परिदल से जुड़े होते हैं, इसलिए इनको परिदल लग्न कहा जाता है। तो जब पुंकेसर परिदल से जुड़े हुए हों तो परिदल लग्न, जब ये दल से जुड़े हुए हों तो दल लग्न कहा जाता है। तो दल लग्न पुंकेसर किसमें पाए जाते हैं? बैंगन में पाए जाते हैं या सोलेनेसी के अंदर पाए जाते हैं। और परिदल लग्न पुंकेसर किसमें पाए जाते हैं? परिदल लग्न पुंकेसर है वो प्याज में पाए जाते हैं। अब इस तरह से पुंकेसर आपस में जुड़े हुए भी हो सकते हैं। ये तो पुंकेसर दल और परिदल से जुड़े हुए हैं, पुंकेसर आपस में जुड़े हुए भी हो सकते हैं। यदि पुंकेसर आपस में जुड़े हुए हैं तो इनको हम कहेंगे संगी, और जुड़े हुए नहीं है तो इनको हम कहेंगे मुक्त पुंकेसर। एक पुष्प के अंदर अलग अलग प्रकार के पुंकेसर पाए जाते हैं तो आपस में जुड़े हुए नहीं है, वो मुक्त है। जैसे एक इधर है, एक इधर है, एक इधर है, एक इधर है, तो वो तो हो जाएंगे मुक्त पुंकेसरी। ठीक है, मतलब आपस में जुड़े हुए नहीं है। और यदि आपस में जुड़े हुए हैं तो वो संघ बनाएंगे, मतलब सभी एक साथ जुड़े हुए हैं तो एक संगी। और जैसे मान लो उसमें 10 है, 10 में से 5 अलग है, 5 अलग है, 2 संघ बना दिए तो द्विसंगी, और 2 से अधिक संघ है तो उसको बहुसंगी कहा जाएगा। तो देखिए एक संगी का मतलब है सभी पुंकेसर एक गुच्छे में पाए जाते हैं, या सबने मिलकर एक बंडल बना दिया, एक गुच्छा बना दिया तो इसको एक संगी कहा जाएगा। उदाहरण के लिए मालवेसी फूल है, गुड़हल, कपास और भिंडी, उसके अंदर ऐसा पाया जाता है। द्विसंगी में 2 बंडल बनेंगे। जितने भी पुंकेसर है उन्होंने 2 ग्रुप बना दिए, 2 बंडल बना दिए, 2 समूह बना दिए तो उसको द्विसंगी कहेंगे। उदाहरण के लिए मटर, मटर के अंदर टोटल 10 पुंकेसर होते हैं। 10 में से 9 मिलकर एक
समूह बन गया और एक अलग रह जाए, इस तरह से दो संघ बन जाते हैं। तो इसको ऐसे लिखेंगे कोष्ठक में 9 + 1 10 पुंकेसर इस तरह से व्यवस्थित होते हैं। मटर के अंदर इसको द्विसंघी कहा जाता है। और दो से अधिक संघ या बंडल या गुच्छे या समूह बनाते हैं तो इसको बहुसंघी कहा जाता है। उदाहरण के लिए सिट्रस यानी नींबू के अंदर ऐसा पाया जाता है। इसके अलावा देखिए युक्त कोशी का मतलब है दो पुंकेसर है, ऊपर से इनके पराग कोष जुड़ गए। यदि दो पुंकेसर के पराग कोष आपस में जुड़ जाते हैं, युक्त कोशी का मतलब है पराग कोषों का जुड़ जाना। यदि ऐसी स्थिति होती है तो इसको युक्त कोशी कहा जाता है। उदाहरण क्या है? सूर्यमुखी या सूरजमुखी। अब इसके अलावा कई बार जो पराग कोष और ये पूतंतु ये दोनों आपस में जुड़ जाते हैं तो इसको समपुंगी कहा जाएगा। समपुंगी का मतलब है पूतंतु और पराग कोष दोनों का जुड़ जाना, दोनों संलग्न हो जाते हैं। उदाहरण के लिए खीरा है, लौकी है, तुरई है, इसमें ऐसा पाया जाता है। तो इस तरह से ये जो पुंकेसर है इनके संलग्न होने का और इनके जुड़ने का क्रम है। दल से जुड़ेंगे तो दल लग्न, परिदल से जुड़ेंगे तो परिदल, संघ बनाएंगे तो एक संघी, द्विसंघी और बहुसंघी हो जाएंगे। पराग कोष आपस में जुड़ जाएंगे तो युक्त कोशी, पराग कोष और पूतंतु आपस में जुड़ जाएंगे तो समपुंगी स्थिति होगी। तो इस तरह से ये इतना जो मैटर है ये अपने जो पुंकेसर है या जो पुमंग है या जो नर जनन भाग है उससे रिलेटेड आपको इस चैप्टर के अंदर में ध्यान रखने की जरूरत है। आप करते हैं जायांग। देखिए एक जो पुष्प है, पुष्प के अंदर जो मादा जनन भाग है उसको जायांग कहा जाता है और जायांग की जो इकाई होती है उसको स्त्री केसर कहा जाता है या अंडक कहा जाता है। मतलब एक पुष्प के अंदर स्त्री केसर की संख्या, जैसे गोलाकार पुष्प है उसमें स्त्री केसर ज्यादा हो सकते हैं। यदि सभी प्रकार के स्त्री केसर या अंडक को मिलाकर हम क्या कहेंगे? जायांग कहेंगे। या हम ये कह सकते हैं जायांग की जो एक इकाई है उसको हम अंडक या स्त्री केसर कहते हैं। अब देखिए जो स्त्री केसर की संरचना है, अब जायांग में स्त्री केसर आ गया, स्त्री केसर की संरचना की बात करते हैं उसमें 3 भाग होते हैं। जिस तरह से पुंकेसर की संरचना में 3 भाग होते हैं उसी प्रकार स्त्री केसर की संरचना में भी 3 भाग होते हैं। तो देखिए सबसे पहले वर्तिकाग्र, फिर वर्तिका और अंडाशय। वर्तिका का अग्र भाग, ये वर्तिका का अग्र भाग है जो कि प्याले नुमा होता है, कटोरी नुमा होता है और यह क्या करेगा? पराग कणों को ग्रहण करने का कार्य करता है। परागन का जो प्रोसेस होगा, परागन के प्रोसेस के दौरान पराग कण इस वर्तिकाग्र के ऊपर आकर गिरेंगे और इनको ग्रहण करने के लिए ये जो वर्तिकाग्र है प्याले नुमा होती है ताकि पराग कण अंदर है वो पड़ा रहे और अनुकूल परिस्थिति होने पर उसमें अंकुरण की क्रिया हो सके। तो पराग कण का जो अंकुरण है वो वर्तिकाग्र पर होता है। दूसरा है वर्तिका। ये वर्तिकाग्र और जो अंडाशय है इनके बीच में देखिए चित्र के अंदर इस तरह से स्त्री केसर है, ऊपर का ये प्यालेनुमा जो भाग है वर्तिकाग्र है, वर्तिका का अग्र भाग है, यहाँ पर पराग कण है वो गिरेगा। परागण की प्रोसेस के दौरान यहाँ पर है वो पराग कण गिरता है। उसके बाद में ये वर्तिकाग्र ये अंडाशय इसके बीच का जो पाइप नुमा भाग होता है इसको क्या कहा जाता है? वर्तिका कहा जाता है। अब ये जो वर्तिका है पाइप नुमा भाग है, अब इस पाइप नुमा भाग में क्या होगा? जब ये पराग कण है इसमें अंकुरण होगा तो यहाँ से पराग नली का निर्माण होगा और पराग नली को जो ये नीचे फूला हुआ भाग अंडाशय है इसमें जाने के लिए रास्ता उपलब्ध करवाने का काम किसका है? वर्तिका का है। तो पराग नली को मार्ग उपलब्ध करवाना वर्तिका का कार्य है। थर्ड पार्ट है अंडाशय। स्त्री केसर के अंदर सबसे नीचे का जो भाग होता है, फूला हुआ जो भाग होता है, घड़े के आकार का जो भाग होता है उसको अंडाशय कहा जाता है। और ये जो अंडाशय होता है, अंडाशय के अंदर बीजाणु पाए जाते हैं। बीजाणु की संख्या 1 से अधिक भी हो सकती है। तो बीजाणु किसमें पाए जाते हैं? अंडाशय के अंदर पाए जाते हैं। और ये जो बीजाणु होते हैं ये बीजांडासन से जुड़े हुए पाए जाते हैं। इस तरह से बीच में है वो ये ऊतक होता है जिसको बीजांडासन या इसको प्लेसेंटा भी कहा जाता है। प्लेसेंटा से ये बीजाणु जुड़े हुए होते हैं। तो ये बीजांड हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट संरचना होती है। ये जो बीजांड है इस बीजांड के अंदर ही नर युग्मक का निर्माण होता है। या हम ये कह सकते हैं कि जो नर युग्मक है जो अंड कोशिका है उसका निर्माण इस बीजांड के अंदर ही होता है। इसलिए यह जो यहाँ पर देखो जो अंड कोशिका है जो मादा युग्मक है उसको गुरु बीजाणु कहा जाता है। गुरु बीजाणु का मतलब ये जो लघु बीजाणु है उससे बड़ी संरचना है इसलिए इसको गुरु बीजाणु कहा जाता है, मेगा स्पोर कहा जाता है। और गुरु बीजाणु निर्माण की क्रिया गुरु बीजाणु जनन कहलाती है।
और गुरु बीजाणु का निर्माण इस बीजांड के अंदर होता है, इसलिए बीजाणु को गुरु बीजाणु धानी कहा जाता है। तो ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट संरचना है, क्योंकि इसके अंदर किसका निर्माण होता है, गुरु बीजाणु का निर्माण होता है। इस तरह से हम क्या कह सकते हैं कि जो बीजांड है, बीजांड के अंदर गुरु बीजाणु का निर्माण होता है, इसलिए ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट संरचना होती है। अब देखिए अंडक की बात करते हैं, स्त्री केसर की बात करते हैं। ये स्त्री केसर आपस में जुड़े हुए हो सकते हैं और जुड़े हुए नहीं भी हो सकते हैं। यदि जुड़े हुए हैं स्त्री केसर आपस में तो इसको युक्तांडक भी कहा जाएगा, उदाहरण के लिए मटर, टमाटर। और यदि जुड़े हुए नहीं है तो इसको वियुक्तांडक भी कहा जाएगा। स्त्री केसर बिल्कुल अलग है, एक ये स्त्री केसर, दूसरा स्त्री केसर आपस में जुड़े हुए हैं तो युक्तांडपी मटर, टमाटर, और जुड़े हुए नहीं है तो वियुक्तांडपी, उदाहरण है गुलाब और कमल। तो इस तरह से ये जो हमने संरचना के बारे में बात की है, ये स्त्री केसर या जायन या अंडक की बात हमने की है। अब निषेचन का जो प्रोसेस होगा, निषेचन के प्रोसेस के बाद जो गुरु बीजाणु है, गुरु बीजाणु के द्वारा तो भ्रूण का निर्माण होगा, और ये जो बीजांड है इसके द्वारा बीज का निर्माण होगा। और बीजांड किसमें पाया जाता है, अंडाशय के अंदर पाया जाता है, तो अंडाशय के द्वारा किसका निर्माण होगा, फल का निर्माण होगा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न यहां से निकल सकता है, फल का निर्माण किससे होता है, अंडाशय से होता है। बीज का निर्माण किससे होता है, बीजांड से होता है। और जो निषेचन के प्रोसेस के द्वारा जो जाइगोट बढ़ेगा उससे बाद में किसका निर्माण हो जाएगा, भ्रूण का निर्माण हो जाएगा। तो इस तरह से ये अपने जो जायन या जो स्त्री केसर है इसकी संरचना के बारे में डिस्कस करने का प्रयास किया। बीजांड की बात करते हैं तो अंडाशय के अंदर जो बीजांड होते हैं, ये बीजांडासन या प्लेसेंटा से जुड़े हुए होते हैं। अब इन बीजांडों की जो व्यवस्था होती है, अंडाशय के अंदर बीजांडों की जो व्यवस्था होती है, उनका जो विन्यास होता है, उनका जो वितरण होता है, उनका जो बीजांडासन से लगने का क्रम होता है, उसको हम बीजांडन्यास कहते हैं। बीजांडों का विन्यास 5 प्रकार का होता है। ये देखिए, सीमांत स्तंभीय, द्वितीय, मुक्त स्तंभीय और आधारीय। जो 5 प्रकार है इसमें हम सबसे पहले बात करते हैं सीमांत। देखिए सीमांत जो बीजांड विन्यास है, सीमांत बीजांडन्यास के अंदर जो बीजांडासन है एक कटक मतलब एक किनारे पर होता है। बीजांडासन या प्लेसेंटा एक किनारे पर होता है। जैसे मान लो मटर की जो फली होती है उसमें एक किनारे पर बीजांडासन पाया जाता है। ये बीजांडासन इस किनारे पर पाया जाता है, और ये एक कटक किनारा दूसरा और होता है। 2 किनारे होते हैं, एक किनारा ये है, दूसरा किनारा ये है। और बीजांडासन होता है जो एक किनारे पर पाया जाता है, और इस बीजांडासन के ऊपर देखिए ये बीजांड इसके होते हैं। इस तरह से बीजांड पाए जाते हैं। तो यदि इस तरह से बीजांड पाए जाते हैं, एक सीमा पर पाए जाते हैं, एक किनारे पर पाए जाते हैं, इसलिए इसको सीमांत बीजांडन्यास कहा जाता है। अब ये किसमें पाया जाता है, उदाहरण के लिए उदाहरण इसका है मटर। तो मटर के अंदर ऐसा बीजांडन्यास पाया जाता है। यदि एग्जाम में पूछा जाए मटर के अंदर बीजांडन्यास किस तरह का होता है, तो सीमांत प्रकार का होता है। या सीमांत प्रकार का बीजांडन्यास किसमें पाया जाता है, तो मटर में पाया जाता है। नेक्स्ट है स्तंभीय। देखो स्तंभीय के अंदर क्या होता है, तो जो बीजांडन्यास होता है वो अक्षीय होता है, अक्ष में होता है, केंद्र में होता है। तो ये केंद्र में पाया जाता है बीजांडासन, और इसके ऊपर है वो बीजांड लगे हुए हैं। जैसे मान लो ये है बीजांड, इस तरह से बीजांड इसमें लगे हुए होते हैं। इस तरह की जो व्यवस्था होती है इसको स्तंभीय बीजांडन्यास कहा जाता है। उदाहरण के लिए टमाटर और नींबू, टमाटर और नींबू इसके अंदर है वो स्तंभीय बीजांडन्यास पाया जाता है। नेक्स्ट है वित्तीय बीजांडासन। वित्तीय बीजांडन्यास, अब इसमें जो बीजांडासन होता है वो भित्ति पर होता है। भित्ति का मतलब परिधीय भाग पर होता है। बीजांडासन परिधीय भाग पर होगा। अब बीजांडासन परिधीय भाग पर है तो जो बीजांड है वो भी परिधि से जुड़े हुए होंगे। देखिए इस तरह से बीजांड इसमें पाए जाते हैं। तो उदाहरण हो जाएगा इसका सरसों। सरसों के अंदर जो बीजांडास पाया जाता है वो कैसा है, भित्ति है या भित्ति पर ये पाए जाते हैं। अब है मुक्त स्तंभीय। मुक्त स्तंभीय का तो मुक्त स्तंभीय और स्तंभीय इसमें कोई ज्यादा अंतर नहीं है। इसके अंदर तो ये बीच में पट पाए जाते हैं और इसमें ये मुक्त रूप से पाया जाता है। बीजांडासन केंद्र के अंदर मुक्त रूप से पाया जाता है, पटहीन होता है, इसमें पट नहीं पाए जाते हैं। उदाहरण है इसका डायंथस और प्रिमरोज। डायंथस और प्रिमरोज इसका उदाहरण है। आधारीय की बात करते हैं तो देखिए आधारी बीजांडास है। इसमें जो अंडाशय है, अंडाशय के आधार पर बीजांड पाया जाता है और इसमें बीजांड केवल है वो एक ही प्रकार का पाया जाता है या एक ही होता है। तो ये है आधार। और जो बीजांडासन है वो
अंडाशय के आधार भाग में पाया जाता है और इसका उदाहरण है सूरजमुखी। उदाहरण क्या है इसका? सूरजमुखी। तो इस तरह से जो बीजांड होते हैं वो अंडाशय के अंदर व्यवस्थित होते हैं और इनकी जो व्यवस्था होती है इसको बीजांडन्यास कहा जाता है। के सहायक भागों की बात करें तो बाह्य दलपुंज और दलपुंज पाए जाते हैं। सबसे बाहर होते हैं बाह्य दलपुंज। तो देखिए जो बाह्य दलपुंज है इनको अंकुड़ी भी कहा जाता है। बाह्य दलपुंज की इकाई को बाह्य दल कहा जाता है। सामान्यतः ये हरे रंग के होते हैं और ये इसके अंदर जो भी भाग पाए जाते हैं जनन भाग उनकी सुरक्षा करने का इनका कार्य होता है और हरे रंग के होते हैं तो इनको बाह्य दल और बदलपुंज कहा जाता है और यदि इनका हरा रंग नहीं होके अन्य कोई रंग होता है तो इनको दलाब कहा जाता है। दलाब एक तरह से बाह्य दलपुंज होते हैं, लेकिन बाह्य दल यदि हरे रंग के हैं तो इनको बाह्य दल कहा जाएगा और हरे रंग के नहीं होकर अन्य रंग के हैं तो इनको दलाब कहा जाता है। अब ये जो बाह्य दल है ये आपस में जुड़े हुए हैं तो संयुक्त बाह्य दली और आपस में जुड़े हुए नहीं है तो पृथक बाह्य दली कहलाते हैं। अब इस तरह से दलपुंज की बात करते हैं तो जो दलपुंज है ये इसकी इकाई है वो दल कहलाती है। अब दल है इनको पंखुड़ी कहा जाता है। बाह्य दल बाहर होते हैं, दल अंदर स्थित होते हैं। ये चमकीले रंग के होते हैं, रंगदार होते हैं। चमकीले होने के कारण कीटों को आकर्षित करते हैं। कीटों को आकर्षित करने के कारण इनमें क्या होता है? परागण की क्रिया संपन्न होती है। और ये जो दल होते हैं, दलपुंज होते हैं, ये अंदर जो जननांग वाले भाग है स्त्रीकेसर, पुंकेसर, इनकी सुरक्षा करने का कार्य करते हैं। यदि ये दल आपस में जुड़े हुए हैं तो संयुक्त दली और जुड़े हुए नहीं है पृथक पृथक है तो इसको पृथक दली कहा जाता है। बाह्य दल यदि जुड़े हुए हैं तो संयुक्त बाह्य दली और जुड़े हुए नहीं है तो पृथक बाह्य दली। और दल में भी यही स्थिति है, यदि दल जुड़े हुए हैं तो संयुक्त दली, नहीं जुड़ी हुई है तो पृथक दली। देखिए दल विन्यास की बात करते हैं तो जो पुष्प है पुष्प के अंदर बाह्य दल और दल इनकी व्यवस्था किस प्रकार है या जो बाह्य दल और दल है ये पुष्प में किस क्रम में लगे हुए हैं, उनकी क्या व्यवस्था है, उनका कैसा विन्यास है, उसको दल विन्यास कहा जाता है। इसमें बाह्य दल और दल दोनों के बारे में बात होगी कि पुष्प के अंदर बाह्य दल किस तरह से लगे हुए हैं और दल किस तरह से लगे हुए हैं। तो यह जो पुष्प दल विन्यास है यह 4 प्रकार का होता है। पहला कोरस्पर्शी, व्यावर्तित, कोरछादी और ध्वजीय। 4 प्रकार का होगा कोरस्पर्शी। देखिए कोरस्पर्शी नाम से स्पष्ट है कि बाह्य दल हो चाहे दल हो उनके जो किनारे होते हैं वो एक दूसरे को स्पर्श करते हैं। देखिए ये व्यवस्था होगी, किनारे एक दूसरे को स्पर्श करेंगे। उदाहरण के लिए आक के पौधे के अंदर पुष्प दल का विन्यास इस तरह का होता है। जो बाह्य दल और दल होते हैं इनके किनारे एक दूसरे को स्पर्श करेंगे, इसलिए इनको कोरस्पर्शी कहा जाता है। नेक्स्ट आता है व्यावर्तित। व्यावर्तित के अंदर जो बाह्य दल हो चाहे दल हो उनमें एकांतर क्रम, मतलब एक का किनारा अंदर एक बार, दूसरे का एक अंदर एक बार, तीसरे का एक अंदर एक बार, इसको क्या कहेंगे हम? व्यावर्तित। जैसे देखिए ये किनारा बाहर है, ये किनारा अंदर है। दूसरा ये दल है, ये किनारा बाहर, ये अंदर। तीसरा दल है, ये किनारा बाहर और ये अंदर। इस तरह से एक किनारा अंदर एक किनारा बाहर पाया जाता है तो इसको व्यावर्तित कहा जाता है। और ऐसा जो पुष्प दल विन्यास है वो गुड़हल, भिंडी और कपास इनमें पाया जाता है। नेक्स्ट है कोरछादी। कोरछादी में कोई विशेष निश्चित व्यवस्था नहीं होती है। एक पूरा दल या बाह्य दल बाहर हो सकता है और एक पूरा दल या बाह्य दल अंदर हो सकता है। देखिए ये जो बाह्य दल है इसके दोनों किनारे अंदर की ओर है और ये जो दल है इसके दोनों किनारे बाहर की ओर है। इनमें एक किनारा अंदर है एक बाहर है, इसमें एक अंदर है एक बाहर है। इस तरह की जो व्यवस्था होती है इसको कोरछादी विन्यास कहा जाता है। उदाहरण के लिए केसिया और गुलमोहर। इसके अलावा जो ध्वजीय प्रकार का दल विन्यास है ये एक स्पेशल प्रकार का विन्यास है जो मटर कुल के पौधों में पाया जाता है या मटर के अंदर पाया जाता है। तो इस देखिए इसमें 5 दल या बाह्य दल होते हैं। 5 में जो सबसे बड़ा है वो ऊपर की होता है, ये इसका पश्च भाग बनाता है, ये इसका पश्च भाग है, नीचे की ओर अग्र भाग है। तो पश्च भाग के अंदर एक बड़ा दल पाया जाता है, बाह्य दल पाया जाता है जिसको मानक कहा जाता है। और उसके बाद में 2 पार्श्व में पाए जाते हैं। पार्श्व में देखिए एक ये इधर और ये इधर 2 पार्श्व में पाए जाते हैं, इनको पंख कहा जाता है। और जो अग्र भाग में 2 जो
दल या बाह्य दल पाए जाते हैं वो एक दूसरे को अतिव्यापित करते हैं या आपस में जुड़ जाते हैं, इसलिए हम इसको जो ध्वजीय प्रकार का विन्यास कहेंगे। अब इसमें 5 प्रकार के जो दल या बाह्य दल है, तो इनमें आप देखो इसका विन्यास, ये एक, उसके बाद में आ जाएंगे 2 और इसके बाद में ये जो 2 है ये आपस में जुड़ जाते हैं। तो इस तरह से ये इनका विन्यास होगा। जो दल या बाह्य दल उनका विन्यास इस प्रकार का होगा, जो दल है ये 1 है, फिर 2 है और फिर 2 आपस में जुड़े हुए हैं, तो ये 1 है, ये 2 है और ये 2 आपस में जुड़े हुए हैं। इस तरह का जो विन्यास होता है वो मटर के पौधे में पाया जाता है। तो हम कह सकते हैं कि पुष्प के अंदर जो पुष्प दल का विन्यास होता है वो कोरस्पर्शी, व्यावर्तित, कोरछादी और ध्वजीय 4 प्रकार का होता है। पुष्प के बारे में अन्य जो शब्दावली है जो पुष्प से रिलेटेड है, देखिए जो पुष्प है उसके लिंग की बात करते हैं, तो पुष्प लिंग की दृष्टि से 3 प्रकार के होते हैं, द्विलिंगी या इसको उभयलिंगी भी कह सकते हैं। ऐसा पुष्प जिसमें दोनों लिंग पाए जाते हैं, दोनों लिंग का मतलब नर और मादा दोनों पाए जाते हैं, पुंकेसर और स्त्रीकेसर दोनों पाए जाते हैं। ऐसे जो पुष्प होते हैं इनको द्विलिंगी कहा जाता है या उभयलिंगी कहा जाता है। एक लिंगी का मतलब एक ऐसा पुष्प जिसमें कोई एक लिंग पाया जाता है, या उसके अंदर पुंकेसर होगा या उसके अंदर स्त्री केसर होगा, या उसमें पुंकेसर होगा या उसमें स्त्री केसर होगा, या उसमें नर जनन भाग होगा या उसमें मादा जनन भाग होगा। तो ऐसे पुष्प को एक लिंगी कहा जाता है। अब एक लिंगी पुष्प है ये फिर 2 प्रकार के हो जाएंगे। ऐसे पुष्प जिसमें केवल पुंकेसर पाया जाता है उसको पुंकेसरी कहा जाएगा। ऐसा पुष्प जिसमें केवल स्त्री केसर पाया जाता है उसको स्त्री केसरी कहा जाएगा। और तीसरा आता है नपुंसक, एक ऐसा पुष्प जिसमें कोई लिंग नहीं पाया जाता, न उसमें नर होता है न उसमें मादा होता है। ऐसा जो पुष्प होता है इसको नपुंसक या बंध्य पुष्प कहा जाता है। तो लिंग के आधार पर पुष्प 3 प्रकार के हो जाएंगे। अब पुष्प पूर्ण है या अपूर्ण। पूर्ण का मतलब है पुष्प के जो 4 भाग है, बाह्य दल, दल, पुंमंग और जायांग, यदि पुष्प के अंदर चारों ही भाग पाए जाते हैं तो पुष्प को पूर्ण पुष्प कहा जाएगा। 4 में से कोई एक भी भाग एब्सेंट है ऐसे पुष्प को अपूर्ण पुष्प कहा जाएगा। छोटी छोटी परिभाषाएं हैं, याद रखने की जरूरत है, ध्यान में रखने की जरूरत है कि पूर्ण पुष्प किसे कहा जाएगा, अपूर्ण पुष्प किसे कहा जाएगा। तो पूर्ण समझ में आ गया। पुष्प के जो चारों भाग है, यदि पुष्प के चारों भाग पुष्प में पाए जाते हैं तो ऐसा पुष्प पूर्ण पुष्प कहलाता है। 4 में से कोई एक भी भाग एब्सेंट है तो इसको अपूर्ण पुष्प कहा जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं सममिति। देखिए सममिति का मतलब ये होता है कि कोई पुष्प, जैसे मान इस तरह का पुष्प है, उसको हम काटते हैं, किसी रेखा के द्वारा काटते हैं, तो उसका क्या कंडीशन होती है, जो 2 टुकड़े हुए हैं वो बराबर है, एक जैसी है, समान है या नहीं है, उस आधार पर। तो इस आधार पर पुष्प है वो 3 प्रकार के हो जाएंगे। असममित, असममित को अनियमित भी कहा जाता है। किसी भी अक्ष से पुष्प को काटा जाए लेकिन 2 बराबर भागों में नहीं बांटा जा सकता, ऐसे पुष्प है वो असममित कहलाते हैं। देखिए किसी रेखा द्वारा 2 बराबर भागों में नहीं बांटा जा सकता, मतलब किसी भी अक्ष के द्वारा पुष्प के 2 टुकड़े किए जाएं लेकिन किसी भी कंडीशन में दोनों टुकड़े समान प्राप्त नहीं होते हैं, ऐसे पुष्प अनियमित या असममित कहलाते हैं। नेक्स्ट आता है त्रिज्या समित। त्रिज्या समित का मतलब है एक ऐसा पुष्प है जिसको कई रेखाओं के द्वारा 2 बराबर भागों में बांटा जा सकता है, मतलब एक से अधिक रेखाओं के द्वारा उस पुष्प को 2 बराबर भागों में बांटा जा सकता है, तो इसको त्रिज्या समित कहा जाता है। उदाहरण के लिए सरसों और धतूरा। नेक्स्ट आता है एक व्यास सममित। एक व्यास का मतलब है एक ही ऐसा अक्ष होता है जिसके द्वारा इस पुष्प को 2 बराबर भागों में बांटा जा सकता है, उसको एक व्यास सममित कहा जाता है। उदाहरण के लिए इसमें आ जाएगा मटर। अभी हमने बात की थी जो ध्वजीय दल विन्यास पाया जाता है वो उसमें होता है। तो ध्वजीय जो दल विन्यास होता है उसमें एक ही ऐसा अक्ष होता है जिससे पुष्प को 2 बराबर भागों में बांटा जा सकता है, इसलिए इसको हम एक व्यास सममित कहते हैं। अब देखिए पुष्प सपत्री और असपत्री। पुष्प जहां से शाखा से, जैसे मान लो यहां से पुष्प बाहर निकलेगा, तो जहां से पुष्प निकलेगा उसके कक्ष के अंदर एक छोटी पत्ती पाई जाती है, उसको सपत्र कहा जाता है। यदि वहां पर छोटी पत्ती पाई जाती है
या सपत्र पाया जाता है तो उसको कहेंगे सहपत्री, और सपत्र नहीं पाया जाता है तो हम कहेंगे असहपत्री। तो सहपत्र के आधार पर पुष्प दो प्रकार के हो जाएंगे, सहपत्री और असहपत्री। सहपत्री में सहपत्र उपस्थित होता है, असहपत्री में सहपत्र एब्सेंट होता है। नेक्स्ट, उपांग की संख्या। उपांग की संख्या जैसे बाह्य दल है, ये उपांग है, तो इनकी संख्या कितनी है उस आधार पर भी पुष्प दो तीन तरह के होते हैं। जैसे त्रितयी, त्रितयी का मतलब है ऐसे पुष्प इसमें बाह्य दल और दल, ये जो उपांग है ये 3 या 3 के गुणज में हो, या 3 हो या 6 हो या 9 हो, 3 या 3 के गुणज में हो तो इसको त्रितयी कहा जाता है। चतुष्टयी का मतलब क्या होगा, इसमें उपांग है या बाह्य दल और दल है वो 4 या 4 के गुणज में हो, और यदि 5 या 5 के गुणज में हो तो इनको पंचतयी पुष्प कहा जाता है। तो इस तरह से जो उपांग है, उपांग की संख्या के आधार पर पुष्प 3 प्रकार के हो जाएंगे, त्रितयी, चतुष्टयी और पंचतयी। इस तरह से जो पुष्प है ये पूर्ण अपूर्ण हो गया, लिंग के आधार पर 3 प्रकार हो गए, समिति के आधार पर 3 प्रकार हो गए, सपत्र के आधार पर 2 प्रकार के हो गए, और उपांग के आधार पर 3 प्रकार के हो जाते हैं। पुष्प में जायम की स्थिति, पुष्प में जायम की जो स्थिति है इस आधार पर पुष्प 3 प्रकार के होते हैं, अधोजायंगी, अधिजायंगी और परिजायंगी। अधोजायंगी का मतलब है कि जो जायंग है वो ऊपर होता है, अधर होता है। अधिजायंगी का मतलब जायंग नीचे होता है, बाकी सभी भाग ऊपर होते हैं। समझ आ रहा है? अधोजायंगी का मतलब जो जायंग वाला भाग है ऊपर होगा। पुष्प के जो 4 भाग होते हैं, बाह्य दल, दल, पुंगव और जायंग, चारों में से जायंग ऊपर रहेगा, अन्य भाग नीचे रहेंगे, तो इस स्थिति को अधोजायंगी कहा जाएगा। अधिजायंगी का मतलब है जो जायंग है वो नीचे रहेगा, बाकी 3 भाग ऊपर रहेंगे। और परिजायंगी का मतलब है कि जो जायंग है इसके बीच में से ये निकलेंगे अन्य 3 भाग, तो इसमें जो अन्य भाग होते हैं वो जायंग को घेरे रहेंगे। तो इस तरह की जो व्यवस्था है, अधोजायंगी जिसको हाइपोगाइनस कहा जाता है, अधिजायंगी जिसे एपिगाइनस कहा जाता है, परिजायंगी जिसे पेरिगाइनस कहा जाता है। तो देखिए इसमें अधोजायंगी में जायंग सर्वोच्च स्थान पर होता है, सबसे ऊपर जायंग होता है, बाकी जितने भी अन्य अंग है वो सब नीचे होते हैं। अंडाशय ऊपर होता है, इसलिए इसको ऊर्ध्ववर्ती कहा जाता है। उदाहरण के लिए बैंगन, सरसों और गुड़हल, उनमें अधोजायंगी स्थिति पाई जाती है। अधिजायंगी या एपिगाइनस, इसमें अंडाशय नीचे रहते हैं, अंडाशय नीचे रहेगा, बाकी सभी अंग ऊपर होंगे, इसमें अंडाशय नीचे होगा, इसलिए इसको अधोवर्ती कहा जाता है। और परिजायंगी, पेरिगाइनस, इसमें जो अंडाशय है वो मध्य में रहता है, और जो अंडाशय है वो आधा अधोवर्ती है, भाई ना ऊपर है ना नीचे है, आधा अधोवर्ती है, बीच में है। पल्म और गुलाब ये इसके उदाहरण है। देखिए चित्र के माध्यम से समझते हैं, ये जो भाग है मैंने डॉट डॉट करके बता रखा है, ये जायंग वाला भाग है। तो जायंग वाला भाग ऊपर है, और उसके बाद में ये पुंकेसर है, ये दल है, और ये बाह्य दल है। तो जायंग ऊपर है, बाकी सभी भाग नीचे है। इसमें मैंने डॉट डॉट करके जायंग बता रखा है, तो ये जायंग वाला भाग है, तो जायंग नीचे रह गया, ये पुंकेसर है, ये दल है, और ये बाह्य दल है, ये इससे ऊपर है। और जायंग नीचे है, अंडाशय जायंग का सबसे निचला भाग है, तो अंडाशय नीचे है, इसलिए इसको अधोवर्ती कहा जाता है। नेक्स्ट जो परिजायंग या पेरिगाइनस है, इसमें ये जायंग वाला भाग है, अब जो अन्य भाग है वो न तो नीचे है न ही ऊपर है, मतलब जायंग के सेंटर में है या आधे भाग में पाए जाते हैं। तो यहाँ पर ये पुंकेसर है, ये दल है, और ये बाह्य दल है। तो इस तरह से जो जायंग है पुष्प के अंदर उसकी क्या स्थिति है, उस आधार पर पुष्प 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से 3 प्रकार हैं? अधोजायंगी, अधिजायंगी और परिजायंगी। इस तरह से आज की इस क्लास के अंदर हमने पुष्प के बारे में कंप्लीट चर्चा करने का प्रयास किया। पुष्प क्या होता है, पुष्प के विभिन्न प्रकार के भाग है, जो सहायक भाग है, जो आवश्यक भाग है। पहले हमने आवश्यक भाग के बारे में बात की, उसके बाद में सहायक भागों के बारे में बात की। आवश्यक भाग के अंदर जो पुंकेसर, स्त्री केसर है, उनके बारे में बात की। स्त्री केसर में जो बीजांड इंपोर्टेंट संरचना होती है, जो बीजांड का बीजांड विन्यास भी हमने समझा। उसके बाद जो सहायक भाग है, बाह्य दल और दल, इनके बारे में अध्ययन किया। और जो बाह्य दल और दल होता है, इनका हमने विन्यास के बारे में बात की। और इसके बाद में पुष्प से संबंधित कुछ है वो पारिभाषिक शब्दावली के बारे में बात की, जैसे लिंग है, पूर्ण अपूर्ण है, सम
सपत्री असपत्री है, समिति के आधार पर है, ये सब बातें की और अंत में हमने वो जो जायांग की स्थिति है इसके आधार पर पुष्प के प्रकार के बारे में डिस्कस किया। तो इस तरह से पुष्प के बारे में काफी कुछ हमने पढ़ने का प्रयास किया है। तो आप जो हमने पढ़ा है इसको आप अच्छे से पढ़ें, समझें, कॉपी के अंदर नोट्स बना के इसको लिखें, तो ये आपके लिए वीडियो बहुत ही अच्छा साबित होगा। और इससे आगे इस पुष्प से संबंधित जो जनन वाला पार्ट है वो आप कक्षा 12वीं के अंदर पढ़ने वाले हैं। और हमने बीच बीच में ये भी बात की कि जो नर जनन भाग है, जो पुंकेसर है, उसके द्वारा लघु बीजाणु का निर्माण किया जाता है, और जो स्त्री केसर है उसके द्वारा गुरु बीजाणु का निर्माण किया जाता है। गुरु बीजाणु निर्माण की क्रिया गुरु बीजाणु जनन कहलाती है, लघु बीजाणु निर्माण की क्रिया लघु बीजाणु जनन कहलाती है। तो इस तरह से हमने पुष्प के बारे में कंप्लीट पढ़ने का प्रयास किया। इसी आशा विश्वास के साथ सभी को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।